वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा लोग, जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखा कि हमारा ये रिवीजन का वीडियो नंबर 2 है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बेटा सॉल्व करा रहा हूँ जो कि सैम्पल पेपर में से लिए हुए हैं। तो दीज आर समवेयर समहाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। बट इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कहीं अटक जाते हो तो आप उस दिक्कत को दूर कर सकें। आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को ऐसे देखें कि जोन सा क्वेश्चन आपके सामने बेटा फ्लैश हो रहा है, पहले आप उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। हो जाता है ग्रेट, आप उसको मेरे साथ 2x पे वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर लो। नहीं हो पाता तो आप उसका सॉल्यूशन अच्छे से मेरे से समझ भी सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास बुक 2 चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर में से है। जरा मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। स्काई ड्राइवर्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ 15 lakh, plant and machinery worth 14 lakh and furniture worth 6 lakh, and also took over the liabilities worth 2 lakh from Earth Drivers Limited. Purchase consideration है 35 lakh rupees to be paid by issuing a check of 10% of the amount and rest by issuing 10% debentures at 5% premium. बेटा अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया है इतना रीड करके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है, डिबेंचर्स बेटा एक कंपनी इशू करती है फॉर कैश, ये तो हम सब जानते हैं क्योंकि डिबेंचर्स इशू करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मगर हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि अगर कैश नहीं भी मिला तो भी बेटा लोग हम डिबेंचर्स इशू करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि हमने बिल्डिंग खरीदी है, हमने बिल्डिंग परचेज की है, हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज किया है, और इसी की पेमेंट के चक्कर में हम लोगों ने अलग अलग जो ये डिबेंचर्स हैं वो इशू करे हैं और चेक से भी थोड़े से पैसे दिए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोगों को बेटा दो चीजें देखनी होती हैं, पहला बेनिफिट और दूसरा परचेज कंसिडरेशन, कि हम कितना पैसा दे रहे हैं और हमें ये चीजें परचेज करके कितने का बेनिफिट हुआ। जरा देखेंगे मेरे साथ। हमने बिल्डिंग में खरीदी 15 लाख रुपीस की, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है, मेरा फायदा है। हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 14 लाख रुपीस का, 15 की बिल्डिंग, 14 का प्लांट एंड मशीनरी, 6 लाख रुपीस का मेरे पास फर्नीचर। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मेरे पास भाई बेनिफिट हो गई। अगर मैं यहाँ पे टोटल लगाता हूँ तो 14 और 6 20, 20 और 15 35 लाख रुपीस का मेरे को बेनिफिट है। मगर आप लोग ये नहीं भूलेंगे कि हम लोगों ने सन्ड्री लाइबिलिटीज भी ली हैं जो एक तरीके का नुकसान है कि मुझे अब इसकी पेमेंट करनी है। तो ऑल इन ऑल आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें खरीद के मुझे बेनिफिट है 33 लाख रुपीस का। फेयर इनफ। ठीक है जी। अब मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूं बेटा इस सब के लिए, परचेज कंसिडरेशन मैंने अर्थ ड्राइवर्स लिमिटेड से जो परचेज किया है इसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूं 35 लाख रुपीस। बेटा परचेज कंसिडरेशन उस अमाउंट को बोलते हैं जो हम सामने वाले को पे करते हैं, कि अगर ये सारी चीजें मैंने खरीदी हैं तो फाइनली आई वुड बी पेइंग अ सम टोटल ऑफ 35 लाख रुपीस। अब आप खुद सोचो, फायदा है मुझे 33 का, पे कर रहा हूं मैं 35, तो बेटा ये डिसीजन जो मेरा है ये मूर्खता से भरा नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली मेरे को एक एसेट और मिला है जो कि लिखा नहीं है, जिसकी वैल्यू किताबों में है नहीं। मैं आज उसकी वैल्यू बता देता हूँ कि भैया 2 लाख रुपए गुडविल के लिए मैं पे कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में मेंशन करने रह गए हैं। बेटा आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पर आ सकता था कि लेटर से वो 35 लाख रुपीस की वैल्यू ना देकर अगर यहाँ पे कहता कि हम 30 लाख रुपीस पे कर रहे हैं तो 33 का बेनिफिट और हम पे कर रहे हैं कम, तो बेटा उस पर्टिकुलर केस के अंदर हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व से एंट्री करते। ठीक है, अब फिलहाल क्वेश्चन कहता है जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ मेरे बच्चे कि क्या एंट्री जानी है। यहाँ पे जरा तरीके से समझिएगा। सबसे पहले हमने बेटा जो चीजें खरीदी हैं, एसेट हैं हमारे पास आ रहे हैं, डेबिट को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे कि जी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग हमारे पास आया और प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे पास आई है, तो भाई साहब प्लांट एंड मशीनरी भी अकाउंट डेबिट होगा। और फर्नीचर भी हमारे पास आया है, तो जी फर्नीचर अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। अब इनके सामने बेटा कॉरस्पॉन्डिंगली हम वैल्यूज लिख सकते हैं, 15 लैक्स, 14 लैक्स और 6 लाख। ठीक है, अब पेमेंट के तौर पर यहाँ पर अभी फिलहाल हमने लाइबिलिटी भी ली है और लाइबिलिटी में मेंशन नहीं है कौन सा, तो मैं सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख रहा हूँ बच्चे उसको, है ना, क्योंकि लाइबिलिटी का नाम मेंशन नहीं है। बिल्स पेबल होता या क्रेडिटर होता तो मैं उसको एज इट इज जो मेंशन होता वो लिख देता, फिलहाल मेंशन नहीं है तो इसलिए मैं सन्ड्री लाइबिलिटीज करके लिख रहा हूँ। ध्यान देंगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू अर्थ ड्राइवर्स लिमिटेड, क्योंकि मैंने इनको पैसे देने हैं, है ना, ये मेरी लाइबिलिटी है। अर्थ ड्राइवर्स लिमिटेड को मैंने 35 लाख रुपीस देने।
अब यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं है, डेबिट का मैं टोटल कर रहा हूँ तो वो मेरे पास 35 आ रहा है, और यहाँ पर अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो वो 37 आ रहा है। तो बेटा ये जो बीच में 2 लाख रुपए हैं, ये डेफिनेटली यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हम शो करेंगे बाय द नेम ऑफ गुडविल, कि जी गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज की मैंने गुडविल भी परचेज की है, जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ये तो है बेटा एंट्री नंबर 1 जो इस क्वेश्चन में मुझको करके दिखानी थी। अब एंट्री नंबर 2 देखिएगा, मैं अर्थ ड्राइवर लिमिटेड को पेमेंट कर रहा हूँ। कैसे बेटा पेमेंट कर रहा हूँ, जरा क्वेश्चन रीड करिए कि परचेज कंसिडरेशन ऑफ 35 लाख टू बी पेड बाय इशूइंग 10%, बाय इशूइंग अ चेक ऑफ 10% अमाउंट। मतलब जो मैंने 35 लाख रुपीज देने हैं इसका 10% यानी कि 3.5 लाख रुपए का तो मैं चेक दे दूंगा। ठीक है जी, अगर मैंने सामने वाले को 35 लाख रुपीज देने हैं तो 2 हिस्सों में बेटा ये पेमेंट डिवाइड हो गई, पहली चेक और रेस्ट ऑफ द अमाउंट का भैया वो कहता है डिवेंचर्स, तो दूसरी गई डिवेंचर्स की फॉर्म में। ठीक है जी, अगर मैंने यहाँ पर 3,50,000 रुपए चेक में दे दिए तो बेटा 35 में से अगर मैं 350 माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचते हैं 31,50,000। फेयर इनफ, 31,50,000। अब इनकी मैं पेमेंट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, और बेटा एक डिबेंचर की जो यहाँ पर वैल्यू है इशू प्राइस, रेस्ट बाय इशूइंग 10% डिबेंचर प्रीमियम ऑफ 5%, वो हम मानेंगे एट द रेट 105 पर डिबेंचर। आप समझ रहे हैं कि ये जो मैं सामने वाले को भैया पैसे दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, ये बेटा डिबेंचर ये जो है ये 100 रुपए का एक डिबेंचर नहीं है, ये जो मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं बच्चों, ये मैं इशू कर रहा हूं प्रीमियम पर। उम्मीद है अब आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे ठीक है, ठीक है ना। ये जो मैं भैया डिबेंचर इशू कर रहा हूं मेरे बच्चे, ये 105 का एक डिबेंचर है। क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा है 5% प्रीमियम। आप यहां पे भैया रीड कर सकते हैं 5% प्रीमियम, मतलब 100 पे 5 रुपए ऊपर, मैं महंगा बेच रहा हूं डिबेंचर। तो देखते हैं जरा इसकी एंट्री भैया कैसे जाएगी। सबसे पहले तो मेरी ये लाइबिलिटी था अर्थ ड्राइवर लिमिटेड, मैं इनकी पेमेंट कर रहा हूं तो इसको मैं कर दूंगा डेबिट। मैं इसे क्यों डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि बेटा जब मैं लाइबिलिटी की पेमेंट करता हूं, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, मगर अभी मेरे लिए खत्म हो जाएगी तो इसे कम करने के लिए मैं करूंगा डेबिट। तो एंट्री जाएगी अर्थ ड्राइवर्स लिमिटेड डेबिट, कितने से कि भैया टोटल मैं इन्हें 35 लाख रुपए पे कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इन्हें इशू करके दे रहा हूँ एक चेक, तो मैंने लिख दिया बेटा टू बैंक 3,50,000 रुपए। अब मैं इन्हें डिबेंचर भी इशू करके दे रहा हूँ, डिबेंचर की क्लास है 10% डिबेंचर, तो मैं 10% डिबेंचर भी लिखूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि ये डिबेंचर्स मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ। मगर अब मुझे ये जानना है कि मैंने कितने डिबेंचर देने हैं सामने वाले को। बेटा इसकी जरा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने 31,50,000 रुपीज डिबेंचर्स की फॉर्म में देने हैं और एक बेटा डिबेंचर की वैल्यू 105 है, तो मैं इसको कर दूंगा डिवाइड। ठीक है ना, जब मैं 31,50,000 को 105 से बेटा डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 30,000 डिबेंचर्स। मैंने भैया सामने वाले को कितने डिबेंचर्स देने हैं, 30,000 डिबेंचर्स। बेटा इट इज एज गुड एज, मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया था कि अगर आपने मेरे को 20 रुपीज देने और आप मेरे को पेन्स की फॉर्म में दे रहे हो, मान लीजिए 4 रुपीज का एक पेन है, तो बेटा आप कितने पेन दोगे, 5, है ना। अगर मान लीजिए आपने मेरे को 20 रुपीज देने हैं और आप 10 रुपीज के नोट की फॉर्म में दे रहे हो, ₹10 के नोट की फॉर्म में, तो कितने नोट दोगे, 2। तो कैसे भाई मालूम पड़ रहा है, 20 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे 2 नोट्स आ गए। बोलो यस और नो। जो आपने भैया अमाउंट देना है उसको हम डिवाइड करेंगे, पेन 4 रुपीज का है तो यहाँ पे 5 पेन आ गए, हाँ या ना। बेटा इस तरीके से काम होता है, ठीक है। जितने हमने पैसे देने होते हैं डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, जितने हमने डिबेंचर इशू करने हैं उसका इशू प्राइस से हम डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाता है। यहाँ पे मैंने सामने 31,50,000 रुपीज देने हैं और 105 रुपए का एक डिबेंचर है, तो 30,000 डिबेंचर मैं सामने वाले को इशू करने वाला हूँ। तो देखिए जरा इसका अमाउंट मैं कैसे लिखूंगा। यहाँ पे बेटा हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कहने का मतलब 30 लाख रुपए यहाँ जाएंगे, और इन्हीं 30,000 डिबेंचर्स के ऊपर जो 5 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम है यानी कि 1,50,000, वो बेटा यहाँ जाएगा। तो ये दो एंट्रीज मेरे को इस क्वेश्चन में करके दिखानी थी, और इसी बात के बेटा मेरे को यहाँ नंबर मिलने थे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो बेटा पहले भी मैं बोलता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, वॉइस नोट पे मेरे व्हाट्सएप पे मुझको डाउट भेज दो, और डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता ही है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस भी है। क्या है जरा हम रीड करके देखते हैं। अकबर लिमिटेड इशू 10,000 12% preference shares of ₹100 each at a premium of 10% to Birbal Limited
फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ 22,50,000 एंड लाइबिलिटीज वर्थ 8 लाख वर टेकन ओवर पास जर्नल एंट्रीज। तो बेटा वही बात, हम यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करेंगे बेनिफिट और परचेज कंसिडरेशन को, कि हम कितने पैसे दे रहे हैं और कितने का हमें बेनिफिट हुआ है। देखिए बेटा, अगर मैं सामने वाले को पेमेंट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स और 10,000 मैं उसे प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूँ, और एक जो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है वो मैं 110 लगा रहा हूँ बेटा। अब देखो ना, 100 रुपए की चीज को मैं 10% के प्रीमियम पे बेच रहा हूँ, फालतू है ना, तो मैं 110 के हिसाब से वैल्यू लगाऊंगा। आप एक बात को समझो, जैसे मान लो मैं अगर आपसे कहूं कि आप ना मेरे से ये पेन ले लो, ये पेन वैसे तो 2,000 का है, मगर ना ये पेन मैं आपको 2500 के हिसाब में भैया सेटल कराऊंगा, मुझे नहीं पता। तो बेटा ये आपकी मर्जी, आप लेना है लो, नहीं लेना मत लो, मगर आप अगर लेने के लिए तैयार होते हैं तो फिर मैं तो इसका 2500 ही रेट लगाने वाला हूँ आपको। आप मेरी बात भाई समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं तो प्राइस तो एग्री होता है ना भाई साहब। अब अगर मान लीजिए अकबर लिमिटेड अपने प्रेफरेंस शेयर्स बेच रहा है और बीरबल लिमिटेड जानता है कि 100 रुपए की वैल्यू है, मगर फिर भी 110 में खरीदने को तैयार हो रहा है, तो इसका बेटा कोई रीजन होगा ना पीछे, क्योंकि बीरबल लिमिटेड को लग रहा होगा नहीं भाई अकबर लिमिटेड की ये प्रेफरेंस शेयर्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, इनकी कल को वैल्यू बढ़ जाएगी, या इसके ऊपर अच्छा खासा फिक्स जो डिविडेंड है वो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी डूबने वाली नहीं है, कंपनी का ब्राइट फ्यूचर है, इसलिए वो महंगी भी खरीदने को तैयार हो रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि भैया एक एक प्रेफरेंस शेयर्स 110 रुपए का है, एक एक प्रेफरेंस शेयर 110 रुपए का है, और अगर हम 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटलिटी में हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 11 लाख, है ना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये 11 लाख रुपए हम अकबर लिमिटेड जो है बीरबल लिमिटेड को दे रहा है। अब दे क्यों रहा है? क्योंकि भैया उसने खरीदे हैं एसेट्स, कितने के एसेट्स? 22,50,000 के, मगर ली है 8 लाख रुपए की लाइबिलिटी भी। तो बेटा ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है, जो भी सन्ड्री एसेट्स आए हैं, मगर जो सन्ड्री लाइबिलिटी ली है ये हमारे लिए एक नेगेटिव बात है ना, ये एक नुकसान है हमारे लिए। तो अगर इनके बीच का बेटा मैं डिफरेंस निकालूंगा कि भाई 22,50,000 माइनस अगर मैं 8 लाख रुपीज करूंगा तो मेरे पास 14,50,000 रुपये फिगर बनेगी, है ना। 8 लाख, एक सेकेंड मेरे को जरा समय देंगे, 22,50,000 माइनस, अब ये मत सोचना कि मेरे को माइनस करना नहीं आता, मगर जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो वी जस्ट मेक श्योर कि कोई भी गलती ना हो, इसलिए। तो यहाँ पर आया 14,50,000 रुपीज, मैंने भाई साहब इतने का बेनिफिट हुआ, मगर मैं पे कर रहा हूं 11 लाख रुपीज। तो बेटा यहां पर मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, आप इस बात को समझो। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे कर रहा हूं जिनकी वैल्यू 110 के हिसाब से 1,10,000 रुपए बन रही है, मगर मैंने बीरबल लिमिटेड से समान टोटलिटी में लिया 14,50,000 रुपए का। तो बेटा मैं पेमेंट कर रहा हूं कम, बेनिफिट मुझको ज्यादा है और मैं पेमेंट कर रहा हूं यहां पर कम। तो बेटा इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरे पास किताबों में जो मैंने अकाउंट खोलना है वो आएगा कैपिटल रिजर्व, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे डील भी किया था। तो देखते हैं जरा किस तरीके से एंट्री जाएगी। सबसे पहले बेटा मैंने खरीदे हैं, इससे जो एसेट्स उनकी कोई बाइफिकेशन की बननी है जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, है ना, कुछ बड़ी डिफरेंस है। तो यहां पर हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो उनसे भी एसेट्स आए हमारे पास, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 22,50,000 टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटी की भाई साहब यहाँ पर हमने पेमेंट करी है 8 लाख रुपए, और यहाँ पे मैं लिखूंगा भी कि भैया मैंने पैसे देने हैं बीरबल लिमिटेड को, टू बीरबल लिमिटेड, इनको मैं पैसे देने वाला हूँ 11 लाख। अब ये जो बीच में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं आ रहा बच्चे, एसेट्स इतने के आए, लाइबिलिटी इतने की आई, और ये मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 19 ही है और यहाँ पे 2250 है, तो बीच में हमारे पास 3,50,000 रुपीज का ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको बेटा ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व। ये एक तरीके का हमारा फायदा है, तो इसलिए मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखेंगे आगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में मेरे बच्चे अब मैं बीरबल लिमिटेड को जो ये प्रेफरेंस शेयर्स है वो दूंगा। देखो पहले एंट्री में मैंने क्या करा, अपनी एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया कि भैया मैंने इतने के एसेट्स लिए, इतने की लाइबिलिटी ली और मैंने बीरबल लिमिटेड को पैसे देने हैं। मगर बेटा नेक्स्ट एंट्री में मैं फाइनली बीरबल लिमिटेड को पैसे ना देकर, कैश ना देकर प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूं। ठीक है, दोनों बातों में आप फर्क समझो, दोनों एंट्री का मतलब समझो। पहली एंट्री कहती है कि हमारे पास एसेट्स आए, लाइबिलिटी आई और हमारी बीरबल लिमिटेड के प्रति जो एक देनदारी है, अब उस देनदारी की मैं पेमेंट कर रहा हूं। पेमेंट बेटा इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं कर रहा, चेक नहीं कर रहा, पेमेंट कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो मैं ऐसे लिखूंगा
एंट्री को बेटा ध्यान से समझिएगा, हम ऐसे लिखेंगे जी बीरबल लिमिटेड डेबिट करेंगे कि मैंने इन्हें 11 लाख रुपए की पेमेंट करी टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। भैया अब आप देखो, मैंने 10,000 डिबेंचर्स दिए, 10,000 डिबेंचर्स इशू करे जिनकी 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो यहां पे तो 10 लाख लिखूंगा मैं, मगर इन 10,000 डिबेंचर्स के ऊपर 10 रुपए का मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम कमाया, तो 1 लाख रुपए का मेरा फायदा हो गया। फेयर एनफ। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। जरा मैं एक बार रिकैप भाई कर देता हूँ। हमने सन्ड्री एसेट्स खरीदे 2250 के, तो वो मैंने डेबिट कर दिया, क्लियर। उसके बाद ये लाइबिलिटीज हमारे पास आई, लाइबिलिटी का बैलेंस बेटा क्रेडिट होता है, अगर हमारे पास लाइबिलिटी आ रही है तो उसे बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट ही करेंगे। फिर मैंने सामने वाले को पैसे देने हैं, ये खरीदना, ये चीजें खरीदी हैं तो कुछ पैसे भी देने भाई बनते होंगे। मैं इनको पैसे दे रहा हूँ 10,000 प्रेफरेंस शेयर, और एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू लगा रहा हूँ 110। तो बेटा 10,000 इंटू 110 करता हूँ तो 11 लाख रुपए मैं इन्हें दे रहा हूँ। सामान ले रहा हूँ 14,50,000 रुपए का, पेमेंट कर रहा हूँ 11 लाख रुपए, पेमेंट कर रहा हूँ कम, सामान ले रहा हूँ ज्यादा, तो मेरे को बेनिफिट हुआ है। ये जो बेनिफिट ज्यादा होता है और हम पेमेंट कम देते हैं सामने वाले को, ये हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, ये हमारा फायदा है। इसलिए कैपिटल रिजर्व यहाँ पे बच्चों क्रेडिट हुआ है, इनकम है, ठीक है। अब बीरबल लिमिटेड के को जो पेमेंट मैंने देनी थी वो मैंने दी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहां पर ये लाइबिलिटी है, ये इनकम है, और ये मैंने पैसे दे दिए। बीरबल लिमिटेड को पेमेंट कर दी तो मेरी इनकी तरफ जो लाइबिलिटी थी वो यहां पर कम हो गई। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसको मैं पे ऑफ कर दूंगा तो कर दिया डेबिट, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये जो बेटा क्वेश्चन है ये शेयर से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे जो शेयर इशू हो रहे हैं वो इशू हो रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब शेयर तो इशू हो रहा है मगर बदले में हमें कैश नहीं मिलेगा। तो अब क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, जरा रीड करते हैं। जतिन लिमिटेड इशू 2,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज rendered to incorporate the company, and also issued 3,000 shares of ₹100 each to underwriters for their underwriting services, journalize the above transactions। तो बेटा ये बात समझाने से पहले कि एंट्री क्या जानी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रमोटर और अंडरराइटर होता कौन है, किनको कहते हैं प्रमोटर और अंडरराइटर। बेटा देखो, कंपनी बनाने का ख्वाब जो बंदा देखता है, जो कंपनी को रजिस्टर कराता है, जो कंपनी बनाने में सारी मेहनत करता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट, देखो ना बेटा, इनकॉर्पोरेट मतलब उसको सच्चाई बनाना है ना, ये एक आइडिया था, मगर उस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए जो बंदा काम करता है बेटा उसको बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर ही बाद में कंपनी के बड़े बड़े जो औहदे होते हैं वहां जाके बैठता है। कहने का मतलब सीईओ हो गया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड हो गया, कुछ इस तरीके से वो बड़ी बड़ी जो पोजीशंस होती हैं ये प्रमोटर ही बेटा ग्रैब करता है। अब प्रमोटर को मालिक कैसे कहा जाएगा बेटा, कंपनी का मालिक वो होता है जिसके पास कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स होते हैं ना। देखो शेयर का मतलब क्या, मैं कहता हूं कि यार ए और बी दोनों ने मिलके भाई साहब बिजनेस किया है और बहुत ऊंचाइयों पे बिजनेस है, ए और बी दोनों की मेहनत है। तो ना मेरे को कोई समझाता है कि भाई साहब ए का शेयर बिजनेस में 90% है और बी का शेयर तो 10% है, तुम्हें क्या पता, फायदा तो ए का हो रहा है। तो बेटा वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा शेयर वो उतना ज्यादा मालिक। तो किसी भी कंपनी का मालिक कौन होता है, जिसके पास उस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं। तो बेटा प्रमोटर अपने आप को मालिक बनाने के लिए ही कंपनी से पैसे नहीं लेता, कंपनी से शेयर्स खरीदता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल तो शार्क टैंक में बेटा आपने समझा ही होगा कि वो जो परसेंटेज के लिए लड़ते हैं कि नहीं भैया हमें इतना नहीं इतना इक्विटी चाहिए, तो ये शेयर्स होते हैं। अब अंडरराइटर्स क्या होते हैं, अंडरराइटर्स मतलब बेटा एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है कि जब कंपनी ने मार्केट में शेयर बेचने की कोशिश करी तो मिनिमम 90% शेयर बिकने ही बिकने चाहिए। अब अगर वो बिक गए तो बहुत बढ़िया, कंपनी की भाई साहब वो हो मार्केट में धूम है, 90% उसके शेयर अपने आप ही बिकते चले जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। मगर अगर मान के चलो बेटा कंपनी को जरा सा डर है कि पता नहीं यार बिकेंगे कि नहीं, तो उस डर को रिमूव करते हैं बेटा ये अंडरराइटर। अंडरराइटर कहता है टेंशन मतलब सर मैं हूं ना, मैं आपके शेयर बिकवाऊंगा। बट अंडरराइटर वो बंदा जो शेयर बिकवाने का हमारे से प्रॉमिस करता है और शेयर बिकवाता है, इसके बदले में हमारे से कमीशन ले लेता है, ठीक है। तो अंडरराइटर को अंडरराइटिंग कमीशन हमने पे करी है और प्रमोटर को इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस हमने पे करे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। इसकी जनरल एंट्री हमारे से मांगी गई है। तो देखो बेटा हम क्या जनरल एंट्री इसमें करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम प्रमोटर्स का जो खर्चा हुआ उसको रिकॉर्ड करते हैं पहले तो, कि भाई साहब हमारे पास हुए हैं इन कॉरपोरेशन के खर्चे।
तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स, कि ये जो खर्चा हुआ है ये प्रोमोटर ने किया है, तो हमारी प्रोमोटर के प्रति लाइबिलिटी है। कितनी लाइबिलिटी है जी? 2 लाख रुपए की। कैसे निकाला बेटा मैंने 2 लाख? 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लाख। और उसके बाद मैं इन्हें शेयर्स दे रहा हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि भैया ये जो प्रोमोटर के प्रति मेरी लाइबिलिटी थी, प्रोमोटर को वो मैं खत्म कर रहा हूं, तो मैं एंट्री करूंगा प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, टू शेयर कैपिटल। अब 1 सेकंड का पॉज मेरे को लगता है लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आवाज आ रही है शायद। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। तो ये तो हमारे पास एक एंट्री हो गई। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैंने पेमेंट कर दी है भाई साहब अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर को बेटा पेमेंट करने के लिए मैं ऐसे वही लिखूंगा कि अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, कि भैया यहां पर मैंने इनको देने हैं 3 लाख रुपए। बेटा कैसे निकले 3 लाख? वही सेम 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 लाख। और टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स को भाई साहब मैंने पैसे देने, और जब मैं अंडर राइटर को दूंगा शेयर्स, तो मैं ऐसे लिखूंगा अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। अब वो मेंशन नहीं है प्रेफरेंस है या इक्विटी, तो हम सिर्फ शेयर कैपिटल ही लिखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो पेमेंट जाएगी भैया वो कितनी जाने वाली है? अगेन जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट, 3 लाख रुपए से यहाँ पर मैं पेमेंट करूंगा। क्लियर है? उम्मीद है मेरे बच्चे ये समझ आया होगा। अब मैं जो क्वेश्चन उठाऊंगा बेटा वो किसी अलग चैप्टर का उठाऊंगा। अभी हमने जो चैप्टर्स किए हैं वो है शेयर और डिवेंचर। अब किसी और चैप्टर का क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं, देखेंगे बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये मेरे पास बुक 1 चैप्टर एडमिशन से है। रीड करता हूं बेटा मैं क्वेश्चन आपके लिए, जरा ध्यान से भाई पढ़िएगा। वैसे तो आसान ही है, बट किसी को दिक्कत आए तो वो समझ ले। सॉल्व कर लो बेटा, पॉज कर लो वीडियो, उसके बाद सॉल्यूशन समझ लेना। देखते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। मयंक एंड मानिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म। महेश वाज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर। On the date of admission, general reserve of 16,000 was shown in the books of account. Mahesh will bring his share of goodwill 4,000 in cash. His capital was determined rupees 50,000. महेश ब्रॉट, महेश लेकर आया है क्या क्या? स्टॉक ले आया, बिल्डिंग ले आया, डेटर ले आया, रेस्पेक्टिवली अमाउंट जो भी गिवन है, एंड द रेस्ट अमाउंट विल बी ब्रॉट इन कैश। बेटा समझने की कोशिश करते हैं। देखो है क्या क्वेश्चन में, होता क्या है, जब हमारे पास ऑलरेडी मेरे बच्चों एक बिजनेस चल रहा होता है और उसके अंदर हम किसी को पार्टनर बनाते हैं, तो भैया हम फ्री फंड में नहीं पार्टनर भैया बना लेंगे। आप बात को समझना कि इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्टनर हैं, मयंक और मानिक, है ना। अब अगर पहले से मयंक और मानिक भाई साहब मैं अपनी मेहनत से फर्म चला रहे हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी एक जनरल रिजर्व भी है 16,000 रुपए का, है ना। उस चलते हुए बिजनेस के अंदर मेरे बच्चों अगर हम आज एडमिट कर रहे हैं महेश को, तो मेरे भाई फ्री फंड में तो कर नहीं लेंगे। हम महेश से क्या कहेंगे? महेश जी पार्टनर बनना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आओ बनो पार्टनर, मगर तुम्हें कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी कैपिटल। घर से पैसा तो लेकर आओ ना मेरे भाई, हमने भी पैसा लगाया, तुम भी लगाओ। और दूसरी बात, हम लोगों ने पहले से मेहनत की है, हमने इस फर्म को बनाया अपने खून पसीने से की मेहनत से भाई साहब। अब हमें फ्यूचर में देखो मुनाफा होगा ही होगा, जिसे हम बोलते हैं कि हमने इस बिजनेस में गुडविल भैया कमाई है। और आपको ना उस गुडविल के लिए हमें अलग से कंपनसेट करना पड़ेगा मेरे बच्चों, और वो हमने उसका शेयर निकाल लिया है। हिज शेयर ऑफ गुडविल 4,000 है। ये क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन्ड है कि महेश को हम समझा रहे हैं कि भाई साहब आपको कैपिटल भी लाना है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना है। कैपिटल लाना है मेरे बच्चों कितना भैया? 50,000 रुपए, और हम उससे प्रीमियम फॉर गुडविल मांग रहे हैं जी कितना? 4,000 रुपए। तो महेश को पार्टनर बनाने के चक्कर में मेरे बच्चों हम टोटल उससे 54,000 रुपीज मांग रहे हैं। अब महेश पैसे ला भी रहा है, देखो महेश 54,000 रुपीज की वर्थ बिजनेस में ला भी रहा है, मना नहीं कर रहा। कैसे लेकर आ रहा है वो क्वेश्चन बताता है कि महेश ब्रॉड स्टॉक ला रहा है 8,000 का, बिल्डिंग 20,000 की, डेटर 12,000 के, और रेस्ट अमाउंट ला रहा है कैश में। तो देखिए 8 और 12 20, 20 और 20 40। तो ठीक है मेरे भाई, यहां पर 40,000 रुपए का एसेट तो वो ले आया। अब अगर इसमें से मैं 40,000 माइनस कर देता हूं तो बेटा बचते हैं 14,000 रुपए। तो हमने महेश का, महेश बाबू क्या हाल है तुम्हारे, बाकी का पैसा कहां से आएगा? तो महेश जी क्या कह रहे हैं कि बाकी का पैसा मैं कैश में ले आऊंगा मेरे भाई, मना नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत सुंदर भाई महेश। अब क्वेश्चन कहता है इन बातों की ना जर्नल एंट्री जरा रिकॉर्ड करके दिखा दो। तो मैंने कहा जी ठीक है, अभी रिकॉर्ड करे देते हैं। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले
सबसे पहले तो ये जो एसेट्स लेकर आ रहा है मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। देखो एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट है और ये लेकर आ रहा है तो फर्म के पास बढ़ रहा है, तो भाई साहब एसेट का बैलेंस डेबिट, ये लेकर आ रहा है, हमारे पास एसेट बढ़ रहे हैं, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। क्या एंट्री जाएगी जरा समझना, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर और कैश भी तो ला रहा है ना मेरे भाई, ये तो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया ही था कि कैश आएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो स्टॉक भैया कितने का ला रहा है, 8,000 रुपए का। बिल्डिंग है भाई साहब 20,000 रुपए की, बड़ी सस्ती है बिल्डिंग। डेटर 12,000 और कैश ये जो हमने यहाँ पे निकाला कैश आ गया 14,000। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास आई और किस उपलक्ष्य में आई हैं भाई साहब, क्यों आई हैं, टू, ये सारी चीजें आई हैं महेश की कैपिटल के फॉर्म में, टू महेश कैपिटल अकाउंट। और इसमें से कुछ पैसा आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, बेटा मैं यहाँ पे पीएफजी लिख रहा हूँ, आपको पेपर में पूरा पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखना है। ठीक है ना, तो हम ये सारी बातें लिख रहे हैं कि भाई साहब इसमें से जो पैसा है 50,000 वो महेश की कैपिटल के लिए है और बाकी का पैसा जो 4,000 है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए है। आप देख सकते हैं बेटा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आ गया। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं भाई एक बारी, 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और भाई 15 54, 54,000, तो यहाँ पे भी 54 आ गया है। ये तो हो गए मेरे बच्चे उस बात की एंट्री कि महेश बिजनेस के अंदर चीजें ले आया। अब हमें क्या करना है मेरे बच्चों, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म में आता है ना, ये हम पड़े नहीं रहने देते, ये हम सैक्रिफाइसिंग के पार्टनर्स के अंदर बांटते हैं। उसकी जर्नल एंट्री हमें यहाँ पे क्या करनी होती है जरा वो भी समझ लो। एंट्री जाती है जी प्रीमियम फॉर गुडविल टू मयंक और टू मानिक, प्रीमियम फॉर गुडविल टू मयंक कैपिटल और टू मानिक कैपिटल। ये बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास जो 4,000 आया, इसको हम 2-2 हजार आपस में बांट देंगे। सर आप 2-2 हजार क्यों बांट रहे हो, क्या प्रीमियम फॉर गुडविल को हमेशा बराबर ही बांटा जाता है, बेटा ऐसा नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल को जो बांटा जाता है वो बांटा जाता है जी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे ना ही तो ओल्ड गिवन है, यहाँ ना ही तो न्यू गिवन है, तो मैंने मान लिया कि ओल्ड जो है वो रहा होगा इक्वल और ओल्ड ही अपने आप में हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो मैंने यहाँ पर इसलिए ओल्ड को इक्वल, इक्वल को सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लिया है, इसलिए ये मैंने बराबर बराबर मयंक और मानिक में बांट दिया। और कुछ भी नहीं करना था मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में सिवाय ये जनरल रिजर्व के, कि ये जो 16,000 रुपए का जनरल रिजर्व पहले से चला चला आ रहा है। देखो ना मेरे भाई, फर्म में मैं एक पार्टनर को एडमिट कर रहा हूं, एडमिट कर रहा हूं तो वो जो एसेट ला रहा है हमने वो लिख लिए, वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो भी कैसे बटेगा वो भी देख लिया। मगर पहले से मयंक और मानिक ने अपनी मेहनत के 16,000 रुपए इकट्ठे करके रखे हुए हैं, जिसको रिजर्व की फॉर्म में, जनरल रिजर्व की फॉर्म में वो फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं महेश से कि महेश जी इसके अंदर अगर हिस्सा चाहिए तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे आपको। और क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा कि हम इसमें महेश को हिस्सा देंगे क्या नहीं देंगे, तो हम मान के चलेंगे कि इसमें हम महेश को हिस्सा नहीं दे रहे और उठा के आपस में बांट देंगे। बेटा जब हम इस रिजर्व को आपस में बांटेंगे तो क्या उसकी जनरल एंट्री आएगी जरा देखना। रिजर्व का मेरे बच्चों बैलेंस होता है क्रेडिट, जब हम इसे बांट लेते हैं तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए करते हैं डेबिट। एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, जनरल रिजर्व टू मयंक और टू मानिक। ऐसे पढ़ाया जाता है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाला कंसेप्ट मेरे बच्चों। आपने अगर मेरे पास क्लासेस अटेंड करी हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं क्लास में इस बात को ऐसे कहता हूं कि भाई साहब जनरल रिजर्व के लिए लड़ाई झगड़ा करना ही क्यों है, हटाओ और खत्म करो, बांट लो आपस में, है ना। अब भैया महेश को मनाएं बुझाएं समझाएं कि रिजर्व बनाना जरूरी है, आप इसमें अपना शेयर दो पैसे लाओ, तो इससे बढ़िया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जनरल रिजर्व 16,000 रुपए का था, ये रिजर्व प्रॉफिट में से भाई बनता है। अगर हमें ये प्रॉफिट में से बनाना है तो हमें प्रॉफिट घर लेके नहीं जाना होता। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप घर लेके नहीं गए अब ले जाओ, पहले लेके नहीं गए इसी बात पे गुमान कर रहे हो ना कि रिजर्व रखा है, अगर हम घर ले जाते तो रिजर्व ना होता, तो आज ले जाओ, नया पार्टनर आ रहा है अपने घर ले जाओ, राइट ऑफ करो, खत्म करो इस रिजर्व को, सुनाओ मत बार बार महेश को। हाँ अगर क्वेश्चन कहता कि नहीं इसकी एडजस्टमेंट करो रखना है तो हम एंट्री कुछ और करते हैं। ठीक है, उम्मीद है मेरे बच्चों समझ आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखें मेरे बच्चे, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बेटा चैप्टर है हमारे पास डेथ ऑफ अ पार्टनर
उससे डील कर रहा है, और उसमें भी प्रिपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटर अकाउंट से बेटा ये क्वेश्चन डील कर रहा है। उम्मीद है अब आप लोगों को क्वेश्चन कुछ अच्छे से विजिबल हुआ होगा। चलिए देखते हैं बेटा, फॉर्मेट इस बारी मैंने आपके लिए पहले से बना के रख लिया है, तो मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन, जरा अच्छे से मेरे साथ भाई पढ़िएगा। गुरु यम एंड जेन, मैं इसको GYZ बोलूंगा यार, अननेसेसरली पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, तो पढ़ते हैं। GY and Z वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। जेड की डेथ हो गई है, जेड डाइड ऑन 30 सितंबर 2023। अब देखो, जब कभी भी बेटा ऑनगोइंग बिजनेस के अंदर पार्टनर की डेथ हो जाए, तो डेथ तो देखो कोई प्लान कर नहीं सकता, डेथ तो बेटा सडन एकदम अर्जेंट, मतलब ऐसे हो गई कि भाई साहब उम्मीद ही नहीं थी, है ना, ये होता। तो अगर रिटायरमेंट है तो बेटा वो होती है प्लान तरीके से। रिटायरमेंट का आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो कहेगा कि भाई साहब रिटायरमेंट ली है 31 मार्च को, रिटायरमेंट ली है 1 अप्रैल को, बिजनेस शुरू होने लगा, हमने कहा बस 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 अब और नहीं होगा, बिजनेस खत्म हो गया, हमने कहा बस यही तो चाहिए था, ये जो ईयर एंड हो गया, अब चलो भाई साहब आप बहुत बड़े, अब मेरी रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट प्लान की जा सकती है। मगर डेथ हो गई ड्यूरिंग द ईयर, बीच में एकदम, तो अगर बीच में भाई साहब डेथ हो गई है, तो वहां पर कुछ कैलकुलेशंस हमारे लिए ऐड ऑन हो जाती हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जब तक वो पार्टनर भैया जीवित था तब तक का, हमने अगर उसको सैलरी देनी है, हमने अगर उसको वहां तक का प्रॉफिट देना है या लॉस में शेयर है तो वो लेना है, तो इस तरीके की कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब 30 सितंबर 2023 में डेथ हो गई, और अमाउंट ड्यू टू जेंस एग्जीक्यूटर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वाज 9,30,000। अब देखो बात हो रही थी जेड की, अब जेड का एग्जीक्यूटर, देखो एग्जीक्यूटर का मतलब होता है लीगल हायर, जैसे बाप के जैसे भी बाप के बाद बेटा, है ना। अगर मैं बात करूं, जेड इस धरती पे नहीं रहा, तो अब उसके बाद कौन, उसकी वाइफ, है ना। अगर वाइफ है तो बढ़िया, नहीं है तो उसके माँ बाप। अगर मान लीजिए कि भैया बच्चा जो जेड का बेटा है वो भैया काफी भाई मैच्योर है, 21 सालों का है, 25 सालों का है, तो उसका बेटा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कहता है कि अमाउंट ड्यू टू जेंस एग्जीक्यूटर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाज 9,30,000, कि सारा प्लस माइनस कर लेने के बाद हमें पता पड़ा हमने 9,30,000 उसको देने हैं। द एग्जीक्यूटर वाज पेड 1,30,000 थ्रू चेक इमीडिएटली। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, 9,30,000 रुपए जो हमने उसे देने हैं, उसमें से 1,30,000 रुपए ये ऊपर ऊपर का हिसाब तो हमने बेटा तुरंत ही सेट ऑफ कर दिया, ठीक है ना। अब बचे 8 लाख रुपए। तो जेड के एग्जीक्यूटर ने बोला कि भाई साहब इस 8 लाख का क्या करोगे। अब हमने कहा देखो जी, हमें थोड़ी पता था कि जेड भैया इस धरती से चला जाएगा, अब हमारे पास एकदम इतना कैश तो है नहीं, और अगर है भी तो हम इतनी लिक्विडिटी भाई साहब खत्म नहीं करना चाहते बिजनेस की, कि बिजनेस में से 8 लाख रुपए उठा के एकदम ऐसे फेंक दें। दे देंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कैसे देंगे, एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। बैलेंस देंगे 4-4 लाख रुपए करके। कैसे देंगे, 4-4 लाख रुपए करके। तो देखो सामने वाले ने भी कहा कि भाई साहब 4-4 लाख रुपए करके पैसे दोगे, अभी नहीं दोगे, टुकड़ों में दोगे, तो मेरा क्या फायदा। हमने कहा पेट में दर्द मत कर अपने, तेरे को देंगे विद इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम, तेरे को इंटरेस्ट भी देंगे, टेंशन मत ले। ये जो अमाउंट हमारे पास 8 लाख रुपए है, इस पे हम तेरे को ब्याज भी भरेंगे मेरे भाई, कितने परसेंट के रेट से, 8% सालाना ब्याज भी भरेंगे। और एक बात और सुन ले, डेथ हुई है 30 सितंबर 2023 में, 1,30,000 आज रख ले, और अब अपनी शक्ल मत दिखाइयो 31 मार्च 2025 से पहले। क्वेश्चन पढ़ो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे समझ नहीं आएगा। पढ़े क्या कह रहा है, थ्रू चेक इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2025। कि हम जो इंस्टॉलमेंट भैया पहली जो किस्त पे करेंगे 4 लाख रुपए की, वो पे करेंगे 31 मार्च 2025 में, उससे पहले तक तेरा इंटरेस्ट जुड़ा हमारे पास, जुड़ता चला जा रहा, टेंशन मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी तेरे अमाउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, प्रिपेयर जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल ही इज फाइनली पेड। कि पूरा जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है वो बनाने के लिए क्वेश्चन हमारे से कह रहा है। तो देखो बेटा मैं कोशिश करता हूँ जेड का एग्जीक्यूटर आप भाई अकाउंट आपके साथ बनाने की और आपको समझाने की, तो जरा आप इधर ध्यान दो। यहाँ पे बेटा फॉर्मेट मैंने बनाया है, फॉर्मेट वही पुराना बचपन का, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बेटा डेट के साथ काम करेंगे, तो जरा तसल्ली से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो बेटा हमने जेड के एग्जीक्यूटर की ओर अपनी लाइबिलिटी बुक करनी है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि भाई साहब 30 सितंबर 23 को हमने कहा बाय जेड्स कैपिटल, कि जितना भी जेड की कैपिटल में भाई साहब अमाउंट पड़ा था 9,30,000 रुपए, पहले तो वो इन भाई साहब को दे दो, ठीक है। हमारी लाइबिलिटी जो है इनके प्रति बनाओ कि हमने इन्हें इतने पैसे देने। फिर हमने कहा ले भाई एक काम कर, इसी डेट पे ना 30/9/2023 पे भाई ये पैसे पकड़ जरा 1,30,000 रुपए, ठीक है।
टोटल रिकॉर्डिंग करेंगे कि हमारे पास कोई भी दिक्कत ना हो, है ना, पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे कि इतने देने थे और इतने दे भी दिए हैं। अब एक बच्चा कह रहा है सर अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर लें तो, मेरे भाई कर लें तो क्या, तो कर लें तो कर लें, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मगर अगर एक एंट्री फालतू रिकॉर्ड कर लेगा भाई, टीचर नंबर कहाँ काटेगा कि तुमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, ये थोड़ी नंबर काट लेगा कि तुमने ये भी एंट्री यहाँ रिकॉर्ड कर दी, लो तुम्हारे नंबर गलत, ऐसा नहीं होगा ना मेरे भाई। और आप इससे पहले एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, मेरे को एक बात बताओ। अब एक बच्चा कह रहा है नहीं सर यहाँ पे ना 8 लाख रुपए लिख लें, अरे मेरे भाई जो मर गया उसे पैसे दे सकते हैं क्या, दोगे तो एग्जीक्यूटर को ही, तो अगर एग्जीक्यूटर को 1,30,000 रुपए दिए तो यहाँ लिखने में क्या दिक्कत है, लिखें इसको, ये ना करें कि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं लिखना, ठीक है। अब सुने बेटा, एक टाइमलाइन मैं आप लोगों के सामने भाई बना लेता हूँ। टाइमलाइन कहने का मतलब पूरी ये कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ कि कब से कब तक क्या क्या हुआ। इधर देखिए, डेथ हुई है 30/9/2023 में, ठीक है। अब हमारे पास आ गया भाई साहब ईयर एंड। ईयर एंड कब आता है, 31 मार्च 2024 में, फेयर एनफ। अब यहां से यहां तक भाई साहब साल खत्म होने में बीत गए हैं 6 महीने। तो 6 महीने बीत गए तो क्या सामने वाला खाली बैठा रहेगा 6 महीने के लिए, हमारे से इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेगा, लालची है। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि 8% देना, और फर्म भी एग्रीड है कि भाई साहब जो बंदा मर गया यार उसका पैसा हमारे पास पड़ा है तो हम नहीं दे पा रहे, तो ठीक है उस ब्याज दे देते हैं। अब हम ब्याज देंगे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, फटाफट बताओ। हम ब्याज देंगे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, बेटा लाइबिलिटी बढ़ेगी। लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाएगा, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो इसलिए यहां पर देखो मैं इस डेट पे ब्याज दूंगा 31/3, बेटा डेट्स तसल्ली से समझना। 31/3/2024 में भैया मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट करी बाय इंटरेस्ट। किस अमाउंट पे भैया मैं इंटरेस्ट दूंगा, सोचें मेरे बच्चों, सोचो, क्या 9,30,000 सारे पे इंटरेस्ट दूंगा, भाई जो अमाउंट मैं यूज कर रहा हूं उसी पे तो इंटरेस्ट दूंगा। मैंने जेड के 9,30,000 देने थे जिसमें से 1,30,000 दे दिए, तो मेरे पास कितने पैसे बचे, 8 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे बेटा जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो मैं पे करूंगा 8 लाख के ऊपर 6 महीने का 8% के रेट से। समझ रहे हो मेरी बात, मैं फिर से बोलता हूं, 8 लाख रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, इस बात से तो भैया को डाउट नहीं होना चाहिए। 6 महीने का देंगे, क्यों देंगे 6 महीने का, अरे 6 महीने तो यूज करा पैसा, जब हमने पैसा अभी 6 महीने यूज करा है तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, और 8% ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो 8 होता है 64, आधे साल का होगा 32,000 रुपए। तो यहाँ पर 32,000 से हमने हमने अपनी लाइबिलिटी बुक कर ली, ठीक है जी। अब ईयर एंड आ गया है, तो ईयर एंड में बेटा क्लोजिंग करनी होती है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां निकल कर आ रही है मेरी। यहां पर बेटा मेरी 31 मार्च 2024 में जो बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी निकल कर आएगी, वो बेटा निकल कर आएगी 8,32,000 कि 8 लाख रुपए तो देने ही थे, प्लस 32,000 इंटरेस्ट के और देने, टोटल ये मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट ईयर आ गया क्योंकि मैं नेक्स्ट दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूं आपके साथ। देखें अब हमारे पास ये जो ईयर शुरू हुआ है ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025 में। हाँ भाई साहब आ गई वो डेट जब हमने सामने वाले को पैसे देने, फेयर एनफ। और कितने देने हैं, 2 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो अभी 4 लाख रुपए देने, 8 के 8 नहीं देने हैं। जरा तसल्ली से देखिए कैसे होगा, ये सीडी यहां बन जाएगा बीडी, ये तो बेटा इतना अकाउंट तो शायद आता होगा आपको। तो 1/4/2024 में, है ना, 1/4/24 में यहां पर मैंने लिख लिया बाय बैलेंस बीडी कि जी 8,32,000 रुपए मैंने सामने वाले के देने हैं, फेयर इनफ। पूरे साल में कोई पेमेंट नहीं करी मैंने, क्योंकि मैंने सामने वाले को कहा था कि भाई 1.5 साल से पहले अपनी शक्ल मत दिखाइयो, भी हमारे पास पैसे नहीं है एग्जीक्यूटर जी, आप जेड के एग्जीक्यूटर तो हो, मगर हम अपनी लिक्विडिटी कैसे भाई खत्म कर दें, बिजनेस ना करें, हमें अभी फिलहाल तुम्हारे को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। 1.5 साल बाद जब तुम हमारे पास आओगे तो ले जाना आधे पैसे, 4 लाख, ठीक है। अब देखो हम यहां पर 31/3 आ गया क्योंकि हमने सारा साल कुछ भाई किया नहीं, तो ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पे एग्जीक्यूटर जी फिर से हमारे से मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं जी, इंटरेस्ट मांग रहे हैं। हमने एग्जीक्यूटर जी को कहा बिल्कुल ले लो भाई साहब इंटरेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब हमें तुम्हें इंटरेस्ट देंगे। अब हम तुम्हारे को इंटरेस्ट किस अमाउंट पे देंगे, मगर बेटा क्या हम 8,32,000 पे इंटरेस्ट देंगे या 8 लाख पे, ये सोचो जरा, हमने कितना अमाउंट यूज किया है, 8 लाख या 8,32,000। देखो हम यहाँ पर बेटा 8 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देंगे, 8,32,000 पे नहीं देंगे। मैं आपको रीजन बताता हूं कि ये जो इंटरेस्ट है ना ये कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, वो हिंदी में शायद कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, है ना, तो ये वो नहीं है मेरे भाई, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देते यहाँ पर हम, ये सिंपल इंटरेस्ट है।
हम सामने वाले को ये समझाएंगे, एग्जीक्यूटर को जी को, देखो 8 लाख रुपए हमने तुम्हारे यूज करे, 32,000 रुपए इंटरेस्ट के साइड रख दिए थे हमने तुम्हारे, अब तुम फिर इंटरेस्ट मांग रहे हो, हाँ तो ठीक है, साल भर पैसा यूज किया है इस बारी बेटा, कितने महीने, 12 महीने, हाँ या ना, 12 महीने पैसे यूज किए तो तुम साल भर का इंटरेस्ट ले लो, 8% के रेट से, 8 8 कोई दिक्कत थोड़ी है, ले लो ना भाई इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बेटा हम 64,000 रुपीज इंटरेस्ट के सामने वाले को पे करने के लिए तैयार है, हमें हमने अपनी लाइबिलिटी मान ली है 64,000 की। फेयर इनफ। अब साल का आखिरी दिन था, तो वो इंटरेस्ट के चलो बाद में एग्री हो गया कि ठीक है भाई साहब आपने मेरे को इंटरेस्ट दे दिया 64,000, 8 लाख रुपए के ऊपर भाई साहब पूरे 12 महीने का ब्याज आपने 8% के रेट से मुझे 64,000 रुपीज दे दिया। एग्जीक्यूटर मान गया, मगर कह रहा हाथ में पैसे नहीं आए हैं, जरा पैसे भी दे दो। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, तेरे को बोला ही था कि तेरे को पैसे दे देंगे 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, तो ये ले पैसे, ये ले पैसे मेरे भाई, 31/3/2025 में ये पकड़ अपने पैसे टू बैंक। 4 लाख रुपए तो हमने तेरे को कहा था तेरे को 2 किस्तों में देंगे, तो 8 के जब हम 2 हिस्से करते हैं तो 4 लाख ईच आता है। 4 लाख तो भाई तू अपने पकड़ प्रिंसिपल अमाउंट के, और तू रो मत, 32,000 रुपए, 32,000 पहले का इंटरेस्ट और 64 अब का इंटरेस्ट, टोटल लगा 96 हो गए। ये 96,000 भी ले जा, तू हमारे से ले जा 4,96,000, रोया मत कर मेरे भाई, बस ये तेरे डेथ हो गई है घर में, हम समझ रहे हैं, तू परेशान मत हो, बस पैसे पकड़ ले मेरे भाई, ले ले पैसे। हमने बेटा कितने पैसे दिए, ध्यान रखो जरा, हमने दिए 8 लाख के आधे, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने थे 4, और जो ये इंटरेस्ट ड्यू होता चला जा रहा है ये भी तो देंगे ना बेटा सामने वाले को, तो ये भी हम यहाँ पर पे कर देंगे 4,96,000। अब हम सामने वाले से कह रहे हैं चलो जाओ टाटा बाय बाय, मिलेंगे बाद में, अभी तो नहीं। तो बैलेंस जो छूट गया है वो भी हम यहां लिख लेते हैं कि अब हमने आपके 4 लाख रुपए देने मेरे भाई, सारा इंटरेस्ट विंटरेस्ट अभी तक का तो आप ले गए हो हमारे से, बोलो हाँ या ना, क्लियर। ये वाला इंटरेस्ट भी हमने आपको दे दिया, ये वाला इंटरेस्ट भी हमने आपको दे दिया, तो हमने अब आपके देने कितने पैसे, मोटा मोटा 4 लाख रुपए देने मेरे भाई। अब देखो फिर से ये जो सीडी है यहाँ क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा, ईयर भाई साहब फिर से चेंज हो गया, ईयर अब ये खत्म होता है 31 मार्च 2026 में। तो देखिए जरा इसको हम कैसे लिखेंगे, तो अब देखिए मेरे बच्चे, यहां पर अब ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2026 में, तो ये सीडी यहां बन जाएगा बीडी, तो हम यहाँ पे डेट लिखते हैं 1/4/2025 में हमारा ईयर शुरू हुआ, बाय बैलेंस बीडी, कि भैया हमने सामने वाले के 4 लाख रुपए देने हैं। तो बस पूरे साल कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट दे दो, ये ईयर एंड की डेट आ गई जैसे हमने पहले किया था 31/3/2026, और बाय इंटरेस्ट यहां पर 4 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देंगे मेरे बच्चे। ऊपर इंटरेस्ट आया 64 है ना, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आएगा 32। सर ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए कि हमने सामने वाले के जितने पैसे यूज किए उसी पे तो इंटरेस्ट देंगे ना। हमारे पास जेड के 4 लाख रुपए बचे थे, फेयर इनफ, क्योंकि पहले हमने पे कर दिया तो 4 बचे, 4 हमने यूज किए साल भर, उसी पे इंटरेस्ट दे दिया 4/8/32। अब यहां पर मैं टोटल पेमेंट कर दूंगा 31 मार्च 2026 में। एग्जीक्यूटर फिर मेरे गेट पर आके खड़ा हो गया है, मैंने कहा भाई परेशान मत लो, परेशान मत हो, ये टोटल तेरे 4 लाख रुपए की जो प्रिंसिपल बच रहा था वो, और 32,000 रुपए जो तेरे इंटरेस्ट के हैं, ये टोटल पैसे भाई तू मेरे से ले ले 4,32,000, और तेरा मेरा हिसाब किताब टोटल खत्म, फिनिश। इसलिए यहां पर कोई भी बैलेंस सीडी बचा नहीं है। क्वेश्चन भी बेटा यही कह रहा था, टिल ही इज फाइनली पेड, तो अब मैंने उसकी टोटल पेमेंट कर दी है, ये मैंने करके दिखाना था, ठीक है। ये कह रहा था बेटा इस क्वेश्चन में करने के लिए, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो वही पुरानी बात, नंबर आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो, वॉइस नोट भेजो, व्हाट्सएप करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे बच्चे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास बुक 3 का अकाउंटिंग रेशियोज वाला चैप्टर है, तो इसको बेटा अब हम डील करते हैं। देखो हमें निकालना क्या है बेटा, क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो। तो जोन जोन से रेशियो को निकालने के लिए कह रहा है मेरे बच्चे, जरा लिखते चलते हैं उनके फॉर्मूलाज, आप भी पेपर में इसी तरीके से कीजिएगा। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला मेरे बच्चों हमारे पास होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये हमने निकालना है।
अब क्वेश्चन कहता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स, तो एक और रेशो की बात आ गई, तो चलो मेरे भाई उस रेशो का भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो इट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। सर ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो आपको याद हो गए थे जब आप 12th में थे? सर ये हमें कैसे याद होंगे? बेटा ये आपको वैसे ही याद होंगे जैसे आपको याद हो जाता है अपने घर वालों के फोन नंबर, है ना, क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये जरूरी चीज है ना, जैसे भूल नहीं सकते पापा का मोबाइल नंबर, मम्मी का, आपका खुद का, और हाँ वो आपके गर्ल वाले फ्रेंड या बॉय वाले फ्रेंड का भी फोन नंबर बड़े अच्छे से याद कर लेते हो, पता है मुझे। तो बेटा वैसे ही ये भी याद करो, वहां पे इंटरेस्ट होता है ना, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट जब आप दिखाएंगे तो आप इसको अच्छे से याद कर भी पाएंगे। अगर आप इसे मजबूरी समझेंगे फिर तो बेटा ये फॉर्मूले याद नहीं होने वाले। फॉर्मूले याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में। जब आप फॉर्मूला याद कर लेंगे यू विल डेफिनेटली बी द किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मेरे भाई 5 टाइम्स गिवन है, तो यहां मैंने 5 लिख लिया है। हेलो, तो बेटा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हमें गिवन है यहाँ पर 5 टाइम्स। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 5 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एवरेज इन्वेंटरी है, तो उसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, यहां पर क्वेश्चन कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जीपी रेशो। जीपी रेशो भी गिवन है भाई, क्विक रेशो भी गिवन है, तो चलो जी लिखते चलते हैं फॉर्मूले। जीपी रेशो का फॉर्मूला जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100, ये जीपी रेशो है। और हमें गिवन है यहाँ पे क्विक रेशो। मेरे बच्चों क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, है ना भाई, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्या है। अब जो क्वेश्चन की वैल्यूज हैं उनको बेटा मैं पुट करना शुरू करता हूं कि देखो क्या क्या मुझको गिवन है। क्वेश्चन कहता है इन्वेंट्री एट द एंड वाज 54,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, जीपी रेशो 20%, तो ये जीपी रेशो 20% है, इसे भाई यहां लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू 20%। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है भैया आगे, वो कहता है कि जी करंट लाइबिलिटीज 40,000 है, तो बेटा यहां पर मैं लिख लेता हूं कि भैया करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू मुझको गिवन है 40,000। फिर ना क्विक रेशियो गिवन है 0.8:1, कहने का मतलब अगर यहां पर 8/10 लिख लूं तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। यहां से मेरे बच्चों में लिक्विड एसेट्स निकाल सकता हूं। लिक्विड एसेट्स अगर मैं यहां पे निकालूं तो कैसे आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 10। आई होप आपको समझ आया कि ये 40,000 यहाँ पे डिवाइड में था मेरे बच्चे, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो लिक्विड एसेट्स की जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आई वो आई 32,000। ठीक है, और मैं यहां पर अगर 32,000 मेरे पास आ गया है तो अब लिक्विड एसेट्स मेरे पास आ गए। नेक्स्ट मैं क्या काम कर सकता हूं, यहां पर मेरे को 5, ये क्वेश्चन कहता है इन्वेंट्री एट द एंड was 54,000 more than the opening inventory GP 20%। तो अगर मैं यहां पर कुछ सोचूं कि भाई 20% अगर जीपी है, कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का एक बेसिक फॉर्मूला है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल। सेल कैसे आती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे मेरे को मुनाफा हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। मैं समझाता हूं सुनो, जीपी रेशो 20%, मतलब मेरी सेल का 20% मैंने मुनाफा कमाया। इन अदर वर्ड मेरी सेल का 80% मेरा कॉस्ट है ना बेटा। आप इसको ऐसे भी समझो ना, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी सेल का 20% मुनाफा है, इन अदर वर्ड्स मेरी सेल का 80% मेरा कॉस्ट है। तो बेटा व्हाट आई मेंट टू से इज कि हमारे पास अगर क्वेश्चन में गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब हमने जब बिजनेस किया तो मार्केट से कितने पैसे हमें सेल्स करके मिले। अब हमारी सेल्स है 3 लाख रुपए की, उस पे जीपी रेशो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो, प्रॉफिट का रेशो है 20%। क्लियर, मतलब हमारी सेल्स में से अगर 20% हमारा प्रॉफिट है तो इन अदर वर्ड्स 80% हमारी क्या है, कॉस्ट। यस और नो भाई, सेल्स का 20% प्रॉफिट, क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ, जीपी रेशो 20%, सेल्स का 20% प्रॉफिट है, सेल्स का 20% प्रॉफिट है, तो बाकी पैसा क्या है भाई। मैं अगर सामने वाले को कोई सामान बेचता हूं तो मुझे रिकवर करना होता है, जो पैसे मैंने लगाया वो प्लस मेरा मुनाफा। तो मैं अगर कह रहा हूं मैंने 20% कमा लिए, कहने का मतलब अगर 100 रुपए में मैंने सामान बेचा, 20 मैंने कमाए तो 80 मैंने पहले लगाए थे, है ना, इस तरीके से। तो यहां से बेटा मैं एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन लिख सकता हूं
कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 80% जो है वो मेरा COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मेरी कॉस्ट है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा यहाँ पे मेरे को 3 लाख गिवन है, तो 3 लाख का अगर मैं यहाँ पर 80% निकाल लेता हूँ जो कि आ जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 हो गया मेरा COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो इस फॉर्मूले में यहाँ लग सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लिख लेते हैं 5 इज इक्वल टू COGS की जगह मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 2,40,000 रुपीज की और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला गेम खेलेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री चला गया ऊपर और इट इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब मेरे बच्चों अगर मैं 2,40,000 को 5 से डिवाइड करता हूं आंसर आता है 48,000। तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आई है 48,000। तो अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इसका एवरेज हमें पता है 48,000 और क्वेश्चन यहां कहता है इन्वेंट्री एट द एंड वाज 54,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू रही होगी x प्लस 54,000। आई होप मेरे बच्चों आपको ये बात समझ आई है। अगर नहीं समझ आई अब फिर से इसको एक बारी समझें, जरा रीड करें भाई क्वेश्चन। Unless and until you are reading the question, you cannot आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे बेटा, आप उस दिक्कत को ओवरकम नहीं कर पाओगे, आप उसको मास्टर नहीं कर पाओगे, है ना। देखें फिर से रीड करते हैं। इन्वेंट्री एट द एंड वाज 54,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। जो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू से 54,000 ज्यादा है इन्वेंट्री एट द एंड। इन्वेंट्री एट द एंड वाज 54,000 मोर, ज्यादा है ओपनिंग भाई इन्वेंट्री से। अगर ये x है तो जो इन्वेंट्री एट द एंड रही होगी वो रही होगी x प्लस 54,000। ठीक है जी, चलते हैं। मैं यहां पर वही वैल्यूज भैया लिख देता हूं, x ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह और क्लोजिंग की जगह x प्लस 54,000 होल के डिवाइड में 2, इट इज इक्वल टू 48,000। ये अभी मैंने यहां पर वैल्यू पुट की है। अब बेटा इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है ना, देखो अब इसको हम सॉल्व भैया कैसे करेंगे, जरा बात को समझिएगा। हम ऐसे लिखेंगे कि जी 2x प्लस 54,000 इट इज इक्वल टू 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। यहां पर मैंने x प्लस एक्स 2x कर दिया और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं, x इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स मी 96,000 माइनस 54,000 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आगे बेटा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 96 माइनस 54 आंसर आता है बेटा 42 और 42 को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 21,000। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई बेटा 21,000। x हमने किसको लेट किया था? x हमने लेट किया था जी ओपनिंग इन्वेंट्री को, है ना। x हमने लेट किया था ओपनिंग इन्वेंट्री को। अब अगर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास निकल कर आई है 21, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की भैया वैल्यू देखते हैं। देखो इधर ओपनिंग निकल कर आई 21 तो क्लोजिंग कितनी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री बस 54,000 मोर, तो 21 प्लस 54 टोटल करेंगे 75,000। ठीक है, अब देखें करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक। अब ये कौन सा स्टॉक मेरे बच्चों? ये होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पे वैल्यू है 75, लिक्विड एसेट्स निकल कर आ गए थे 32। तो यहाँ पर अगर मैं 75,000 रुपीज जोड़ दूं तो मेरे पास आंसर आता है 1,07,000। ठीक है, तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 1,07,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी की वैल्यू मुझको गिवन थी बेटा क्वेश्चन के अंदर, ये रही 40,000। तो इसको मैं भैया जोड़ देता हूं, अब सॉल्व करते हैं। 1,07,000 डिवाइडेड बाय 40,000, इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,07,000 डिवाइडेड बाय 45,000। द आंसर इज 2.37। दिस इज 2.37 रेशो 1। यही आंसर है मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है बेटा, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो वॉइस नोट में। आई विल रिप्लाई बाय द सेम मेथड, और यू कैन जस्ट रिवाइंड द क्वेश्चन
एंड रीकैप इट। उम्मीद है आपको समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ये क्वेश्चंस बेटा ऐसे ही और आप सैंपल पेपर में से प्रैक्टिस जरूर करें।